प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। नहीं फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलिस एल्ब्राइट नेपाल दौरे पर हैं। उन्होंने नेपाल की तारीफ करते हुए कहा कि एमसीसी ने 27 फरवरी 2022 को नेपाली संसद में अपनाई गई 12 सूत्री घोषणा को स्वीकार कर लिया है। अल्ब्राइट का बयान ऐसे समय आया है जब नेपाल में कुछ विपक्षी नेता इस बात पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एमसीसी ने नेपाली घोषणा को स्वीकार कर लिया है। एमसीसी पर सवाल उठाने वालों में चीन के करीबी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पार्टी के नेता हैं। उधर चीन भी एमसीसी चीफ के नेपाल दौरे पर नज़र बनाए हुए हैं। उसे नेपाल में अपनी बीआरआई परियोजना पर खतरा महसूस होने लगा है। नेपाल ने चीन की बीआरआई परियोजना पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एलिस एल्ब्राइट नेपाल की 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने काठमांडू में कहा कि हमने नेपाली घोषणा को स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि हमने नेपाल में एमसीसी क्रियान्वयन शुरू किया है। 2017 में नेपाल सरकार और एमसीसी मुख्यालय के बीच हस्ताक्षरित एमसीसी समझौते के कारण नेपाल में लंबे समय तक विवाद की स्थिति बनी रही। केपी शर्मा ओली ने अपने कार्यकाल के दौरान इस समझौते का जमकर विरोध किया और पारित नहीं होने दिया। उसके बाद शेर बहादुर देवबा की सरकार ने अमेरिका की चेतावनी को देखते हुए अंतिम समय में नेपाली संसद से इसका अनुमोदन कराया। एमसीसी कॉम्पैक्ट के $500 मिलियन और नेपाल के $197 मिलियन के योगदान के तहत 315 किलोमीटर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी और पूर्व पश्चिम राजमार्ग के हिस्से में सुधार किया जाएगा। इससे पहले अगस्त में काठमांडू में अमेरिकी दूतावास ने कहा था कि वह नेपाली संसद से पास एमसीसी समझौते में जोड़े गए व्याख्यात्मक घोषणा से सहमत हैं। अब अल्ब्राइट ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। व्याख्यात्मक घोषणा नेपाल की समझ को स्पष्ट करती है। एमसीसी समझौता सिर्फ एक विकास अनुदान है, यह देश के संविधान से ऊपर नहीं है और अगर इसमें राष्ट्रीय हित के खिलाफ कुछ भी हो तो नेपाल इसे समाप्त कर सकता है। इस समझौते के तहत समर्थन से पहले विपक्षी नेताओं का दावा था कि एमसीसी समझौता अमेरिकी सैन्य रणनीति का एक हिस्सा है। ऐसे में व्याख्यात्मक घोषणा में कहा गया कि नेपाल अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति सहित किसी भी रणनीति सैन्य या सुरक्षा गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा। अल्ब्राइट नेपाल का दौरा करने वाले सर्वोच्च रैंकिंग वाले एमसीसी अधिकारी हैं जो 1 सितंबर से एमसीसी समझौता के लागू होने और 5 साल की उल्टी गिनती शुरू होने के ठीक महीने बाद आई हैं। उन्हें नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारायण काजी, श्रेष्ठ वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत, विदेश मंत्री एनपी सऊद और ऊर्जा मंत्री शक्ति बस्नेत, भौतिक बुनियादी ढांचे और परिवहन मंत्री प्रकाश ज्वाला सहित अन्य से मुलाकात की है। अल्ब्राइट ने कहा कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ मेरी शानदार बातचीत हुई है। यह वह परियोजना है जो नेपाल के लिए अधिक विश्वसनीय ऊर्जा, सड़क सुविधाएं, ऊर्जा बाजार सुनिश्चित करेगी। आइए अब हम चीन के बारे में बात करें। चीन की परमाणु पनडुब्बी के डूबने की अफवाहों के बीच ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में दावा किया कि चीन के 55 नौसैनिकों की पीले सागर में पानी के नीचे दम घुटने से मौत की आशंका जताई गई है। ये सभी नौसैनिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर सवार थे। बताया जा रहा है कि चीन ने ब्रिटेन और अमेरिका की पनडुब्बियों को फंसाने के लिए शंघाई प्रांत के शैंडोंग प्रांत के पास समुद्र के अंदर ट्रैप लगाया था, जिसमें खुद उसकी पनडुब्बी फंस गई। इस दौरान ऑक्सीजन बनाने वाला सिस्टम खराब हो गया और सभी नौसैनिकों की मौत हो गई। ये घटना 21 अगस्त को बताई जा रही है और अफवाहों के बीच इसका खुलासा हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में पीएलए नेवी के सबमरीन 093417 के कैप्टन और 21 अन्य अधिकारी भी मरने वालों में शामिल हैं। कई दिनों से इस हादसे को लेकर चल रही अटकलों के बाद भी चीन के अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साधी रखी है। ये भी बताया जा रहा है कि चीन ने परमाणु पनडुब्बी के हादसे के बाद भी दुनिया से बचाव के लिए कोई मदद नहीं मांगी। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि यह पनडुब्बी 21 अगस्त को डूबी और इस दौरान वो पीले सागर में मिशन पर निकली थी। ब्रिटिश रिपोर्ट में कहा गया कि हादसा स्थानीय समय अनुसार 8:12 हुआ। इसमें चालक दल के 55 सदस्यों की मौत हो गई। हमारा मानना है कि सबमरीन के अंदर एक सिस्टम में गड़बड़ी आई और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई। इससे सभी लोगों की मौत हो गई। ये सबमरीन एक चेन और लंगर से फंस गई जिसको चीनी नौसेना ने अमेरिका और उसके संयुक्त देशों की नौसेना को फंसाने के लिए लगाया था। अभी तक चीनी सबमरीन के डूबने की सार्वजनिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले चीन ने सबमरीन के डूबने की अफवाहों को खारिज कर दिया था। वहीं ताइवान ने भी ऐसी घटना का खंडन किया था। अब ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में हादसे की पुष्टि का दावा किया गया है। सबमरीन में काम कर चुके ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि संभव है कि पनडुब्बी के डूबने का हादसा हुआ हो। मुझे इस बात पर संदेह है कि चीन ने विभिन्न कारणों से अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी हो। उन्होंने कहा कि अगर वे जाल में फंसे होंगे और सबमरीन की बैटरी चल रही होगी तो हवा को साफ करने का सिस्टम फेल हो गया होगा। हमारे पास ऐसे समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला किट होता है जो ऑक्सीजन भी पैदा करता है। यह संभव है कि दुनिया के अन्य देशों के पास तकनीक न हो। चीन की ये टाइप 093 सबमरीन पिछले 15 साल से सेवा में आई थी। ये 351 फुट लंबी
घातक टॉर्पीडो से लैस होती है। ये चीन की सबसे ज़्यादा आधुनिक सबमरीन में से एक है और कम शोर करने के लिए जानी जाती है। आइए अब एक और खबर नेपाल से है। नेपाल में चीनी कर्ज से लुम्बिनी और पोखरा में बने दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अभिशाप बनते नजर आ रहे हैं। इन दोनों हवाई अड्डों पर टर्मिनल बिल्डिंग से लेकर रनवे तक का निर्माण कब का पूरा हो चुका है। हर दिन 1 से 2 घरेलू उड़ानें भी टेक ऑफ और लैंड हो रही है, लेकिन अब भी इन्हें अपने नाम के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय विमानों का इंतजार है। सबसे मुश्किल तो वे लोग हैं जिन्हें एयरपोर्ट को बनता देख बिजनेस के लिए भारी कर्ज लेकर पहले ज़मीनें खरीदी और बाद में उन आलीशान होटलों का निर्माण कराया है, लेकिन ये होटल आज भी खाली ही नहीं जाते हैं। लुम्बिनी में तो हर साल लाखों की संख्या में बहुत पर्यटक आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर काठमांडू से घरेलू उड़ान के जरिए शहर को पहुंचते हैं। पोखरा जाने वाले टूरिस्ट और दूसरे लोगों का भी यही हाल है। नेपाल का मानना है कि लुम्बिनी और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के बावजूद पर्यटकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण उनके दो विशाल पड़ोसियों भारत और चीन के बीच तनाव है। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अनुसार 2022 में लुम्बिनी में करीब 10 लाख पर्यटक आए। नेपाल की सरकार ने इन संख्या को देखते हुए चीनी कर से गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए $76 मिलियन की राशि खर्च की। इसके बाद लुम्बिनी एयरपोर्ट पिछले साल मई में ऑपरेशनल हुआ। लुम्बिनी पहुंचने वाले अधिकांश पर्यटक घरेलू होते हैं, इनमें से 1/3 से भी कम लोग भारत से यात्रा करते हैं। लुम्बिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भैरवा हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्यटकों को राजधानी काठमांडू से जमीन के रास्ते 250 किलोमीटर की यात्रा करने के बजाय सीधे लुम्बिनी के लिए उड़ान भरने की सुविधा देता है। फिर भी पर्यटकों की संख्या में प्रत्याशी उछाल का सपना कभी साकार नहीं हो सका। एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन को सीख प्रोत्साहन और प्रोत्साहन की कमी का दावा करते हैं। एक होटल व्यवसायी ने कहा कि सरकार ने हमें यह कहते हुए पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने को कहा जो अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आएंगी, लेकिन मेरा होटल 2/3 खाली है। मैं अपने कर्ज को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे पर लाखों रुपए का कर्ज है। एविएशन और टूरिज्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लुम्बिनी हवाई अड्डे से नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी तो पर्यटकों का आगमन विशेष रूप से विदेशों से बढ़ जाएगा। लेकिन नेपाली अधिकारियों का कहना है कि भारत ने बड़े यात्री विमानों को अपने हवाई क्षेत्र के माध्यम से पश्चिम की ओर उड़ान भरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि गौतम बुद्ध हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए विमान भारत के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकते। भारतीय हवाई क्षेत्र तक पहुंच का मतलब कम लागत पर छोटी उड़ान होगी। नेपाल में कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गौतम बुद्ध हवाई अड्डे का निर्माण चीन के उत्तर पश्चिमी नागरिक उड्डयन हवाई अड्डे द्वारा किया गया था। हवाई अड्डा भारत के साथ नेपाल की सीमा के पास भी स्थित है। इसके पूर्व में पिछले साल दिसंबर में भारत और चीन की सेनाओं के बीच आपस में भिड़ंत हुई थी। यह घटना गौतम बुद्ध हवाई अड्डे के यातायात के खुलने में सिर्फ 7 महीने बाद हुई थी। 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में एक बड़ी मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जब से इससे दोगुने चीनी सैनिक हताहत हुए। और खबर जो नेपाल से निकल के आ रही है, नेपाली प्रशासन ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए एक सीमावर्ती शहर में लगाए गए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू को और तेज कर दिया है। प्रशासन ने भारत से देश में आने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। काठमांडू से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में नेपालगंज में मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई सांप्रदायिक झड़प में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित कम से कम 22 लोग घायल हो गए। झड़प के बाद बांके जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे शहर में मंगलवार दोपहर 1 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। बांके के मुख्य जिला अधिकारी विपिन आचार्य ने कहा कि कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जमुना पॉइंट के माध्यम से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन शहर में स्थित को शांत करने के लिए जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगा। जमुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीन बारू बिस्ता के मुताबिक अब तक भारत से आए 1500 नेपालियों को सुरक्षित उस स्थान तक पहुंचाया गया जहां उनका गंतव्य है। उन्होंने कहा कि शिमला, काला पहाड़ और दिल्ली सहित भारत के विभिन्न स्थानों से नेपाली जिले में जमुआ पॉइंट के माध्यम से हर घर लौट रहे हैं। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने सभी से स्थिति को आसान बनाने के लिए सहयोग करने और सोशल साइट पर सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को खतरे में डालने वाली कोई भी सामग्री अपलोड नहीं करने का आग्रह किया है। नेपालगंज स्थित राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने शहर में शांति और सद्भाव बहाल करने की अपील की है। आइए अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव के बारे में बात करें। अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। हाल के समय में अमेरिका की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे चीन को झटका लगा है। अब ताज़ा कदम के अनुसार अमेरिका ने चीन की कई दवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि चीन स्थित ये कंपनियां उन रसायनों का उत्पादन और वितरण करती हैं जो खतरनाक नशीला पदार्थ फेंटेनिल को बनाने में इस्तेमाल होता है। अमेरिका में हाल के सालों में फेंटेनिल ड्रग से हजारों युवाओं की मौत हुई है। अमेरिका में बड़ी संख्या में युवा नशे के आदी हो रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में चीन की 25 कंपनियों और लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं और ताज़ा प्रतिबंध भी उसी कड़ी का हिस्सा है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कहा कि चीन स्थित ये कंपनियां बड़ी मात्रा में फेंटेनिल, मेथाफेटामाइन और MDMA जैसी ड्रग्स बनाने और वितरण के लिए जिम्मेदार है। साथ ही ये कंपनियां जाइलिन, नीटाजीन्स की तस्करी में भी शामिल हैं, जो फेंटेनिल और अन्य ड्रग्स को बनाने में इस्तेमाल होती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका में फेंटेनिल ड्रग मैक्सिको से आती है, लेकिन इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन चीन से आते हैं। अमेरिका ने चीन के वांग शुशेंग और दू चेंगेन पर प्रतिबंध लगाया है।
वांग पर आरोप है कि वह अन्य लोगों को दवा कंपनियों की आड़ में ड्रग्स के लिए रसायन बनाने वाली कंपनी स्थापित करने में मदद करता है। इसमें दू चंगेन भी मदद करता है। अमेरिका में कई तस्करों, डार्क वेब, वर्चुअल करेंसी या मैक्सिको के अपराधी संगठनों को कच्चे माल की सप्लाई चीन से ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।